इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है और इसने चंद्रयान 3 मिशन को 14 जुलाई को सक्सेसफुली लॉन्च किया। वैसे तो 20 जुलाई 1969 को नासा के अपोलो 11 मिशन ने इंसान को पहली बार चांद पर पहुंचाया और नील आर्मस्ट्रॉन्ग मानव इतिहास में चांद पर पांव रखने वाले पहले इंसान बन गए। लेकिन स्पेस रेस में भले ही नासा ने इंसान को सबसे पहले चांद पर पहुंचाया हो, लेकिन चांद पर सबसे पहले रशिया की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस ने साल 1959 में ही लूना 1 को मून ऑर्बिट तक पहुंचा दिया था। चांद पर उतरना कोई आसान काम नहीं है। अपोलो 11 से पहले भी बहुत से मिशन फेल हुए, बल्कि इसके बाद भी अपोलो 13 मिशन फेल हो गया था। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि चांद पर इंसान बार बार जाने की कोशिश क्यों कर रहा है, बावजूद इसके जबकि वहां पर अर्थ की तरह एनवायरनमेंट भी नहीं है जो हमारी लाइफ को सपोर्ट करे। जिस तरह हम यहाँ धरती पर रहते हैं उसी तरह हम चांद पर नहीं रह सकते। और साथ ही अर्थ हमारे मून को हर साल लगभग 3.8 सेंटीमीटर पीछे की तरफ धकेलती जा रही है। इसीलिए अगर आपको भी इस मिस्ट्री को मेरे साथ डिकोड करना है तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों इंसान चांद पर पहुंचना चाहता है और चंद्रयान 3 के मिशन से भारत को क्या फायदा होगा। तो चलिए शुरुआत चांद से करते हैं कि चांद हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। चांद की इंपॉर्टेंस समझने के लिए हमें थोड़ा नहीं बल्कि बहुत पीछे जाना होगा। इतना कि जब एक ब्लास्ट से सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन हुई थी और उस वक्त की धरती को साइंटिस्ट ने प्रोटो अर्थ का नाम दिया है। प्रोटो अर्थ आज की धरती से बिल्कुल अलग थी। अब एक थिया नाम का प्लेनेट जो लगभग मंगल ग्रह जैसा था वो प्रोटो अर्थ के साथ टकरा जाता है और इस टक्कर से जो मलबा प्रोटो अर्थ से अलग हो गया वो फैल जाता है। फिर धीरे धीरे ये मलबा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से घूमते घूमते इकट्ठा होना शुरू होता है और इस तरह हमारा आज का चांद और हमारी धरती की नई बनावट तैयार होती है। अब चांद इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि चांद पर धरती की तरह एनवायरनमेंट नहीं है, जहां बारिश और मौसम से हमारी धरती पर लगातार बदलाव आते गए, जहां ज्वालामुखी बार बार बाहर आकर हमारी धरती की रचना बदलते गए, जहां एनवायरनमेंट ने पानी को एक साइकिल में बांध दिया है जिससे पेड़ पौधे उगना शुरू हुए और यहाँ लाइफ पॉसिबल हो पाई। साइंटिस्ट मानते हैं कि चांद पर बदलाव ना होने की वजह से हम एक तरह का टाइम मशीन में ट्रेवल करके उस वक्त को समझ पाएंगे जब सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन हो रही थी। साथ ही ये समझना भी आसान हो जाएगा कि हमारी धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे होती है। साथ ही चांद पर तरह तरह के एलिमेंट्स भी मिलेंगे जो शायद हमने कभी देखे भी ना हो। और सबसे बड़ी वजह है कि चांद को हम एक एलिवेटर की तरह यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हमें किसी दूसरे प्लेनेट तक जाना है तो हम पहले मून तक पहुंचेंगे, वहां ऑलरेडी इंसान ने एक कॉलोनी बनाई होगी और वहां से फिर दोबारा से फ्यूल भरकर हम ज्यादा डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं। क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी से निकलने के लिए जो एस्केप वेलोसिटी एक रॉकेट को चाहिए वो चांद पर बहुत कम है। इसके पीछे की वजह है कि चांद की ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ से लगभग 1/6 है। साथ ही साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि चांद से हम नए एक्सोप्लैनेट्स को भी ढूंढ सकते हैं। अब बात करते हैं चंद्रयान 3 की। वैसे इससे पहले भी इसरो ने 2 लूनर मिशन ऑलरेडी किए हैं। पहला 2008 में जब चंद्रयान 1 ने लूनर सरफेस पर पानी की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई किया था, जो स्पेस इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। इस मिशन में चंद्रयान को मून के रेवोल्यूशन करके ही जानकारी इकट्ठा करनी थी। फिर दोबारा 2019 में इसरो ने चंद्रयान 2 को लॉन्च किया, लेकिन इस बार चंद्रयान 2 को लूनर सरफेस पर लैंड करके रोवर से चंद्रमा की जानकारी लेनी थी। लेकिन लैंडिंग से कुछ सेकंड पहले ही सॉफ्टवेयर में खराबी होने की वजह से सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई और क्रैश होने की वजह से ये मिशन फेल हो गया। लेकिन इस बार इसरो ने अपनी गलतियों पर काम किया और हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुली इसरो को उन चीजों के बारे में बता रहा होगा जो आज तक हमें चांद के बारे में पता नहीं थी। चंद्रयान 3 की बात करें तो इसमें 2 मेजर पार्ट्स हैं, एक है विक्रम लैंडर और दूसरा है प्रज्ञान रोवर। जब लैंडर सेफली लैंड कर जाएगा फिर प्रज्ञान रोवर लैंडर से बाहर आकर अपनी साइंटिफिक रिसर्च को स्टार्ट करेगा। वैसे इसमें एक और कंपोनेंट की जरूरत थी, वो है ऑर्बिटर। लेकिन चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी तक सक्सेसफुली काम कर रहा है तो हमें इस बार ऑर्बिटर भेजने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर चंद्रयान 3 की इस पूरी जर्नी की बात करें तो हमें चांद तक पहुंचने के लिए 1 महीने से भी ज्यादा टाइम लग गया, जबकि नासा के अपोलो 11 ने आज से 50 साल पहले भी सिर्फ 4 ही दिन में वही डिस्टेंस कवर किया था। ये समझने के लिए हमें चंद्रयान 3 की पूरी ट्रेजेक्टरी को समझना पड़ेगा। ये जर्नी 3 फेजेस में पूरी हुई है।
फर्स्ट स्टेज है इनिशियल लॉन्च फेज। 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को दिन को लगभग 2:35 पर सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाता है। इस लॉन्च में इसरो के LVM-3 रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है। LVM-3 जिसे पहले GSLV Mark 3 भी बोला जाता था, वो एक 3 स्टेज लॉन्चिंग व्हीकल है, या आप आसान भाषा में इसे रॉकेट भी बोल सकते हैं। इसमें 2 सॉलिड बूस्टर्स लगे होते हैं जिन्हें S2000 कहा जाता है। सॉलिड रॉकेट बूस्टर किसी लिक्विड फ्यूल से ज्यादा थ्रस्ट पैदा करता है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसको एक बार ऑन करने के बाद आप बीच में बंद नहीं कर सकते। मतलब एक बार इग्निशन शुरू हो गया तो ये तब तक ऑन रहेगा जब तक इसका फ्यूल खत्म नहीं हो जाता। दूसरी स्टेज के लिए एक लिक्विड फ्यूल यूज होता है जो 2 विकास इंजन को पावर देता है। जैसे ही S2000 रॉकेट का फ्यूल खत्म होता है, अब लिक्विड फ्यूल इंजन आगे की जर्नी को कवर करता है। जब इसमें भी फ्यूल खत्म होता है, अब लास्ट स्टेज में सबसे पावरफुल इंजन यूज होता है, CE-25 क्रायोजेनिक इंजन, जिसमें लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन को मिक्स करवाकर आउटर स्पेस में स्पेसक्राफ्ट को पावर दी जाती है। अब सेकंड स्टेज, जिसे मिडिल फेज भी कहा जाता है, इसमें चंद्रयान 3 को अब अपनी वेलोसिटी को बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो 3,84,000 दूर चांद तक पहुंच पाए। अगर हम दूसरी एजेंसीज की बात करें तो वो अर्थ से सीधा अपने स्पेसक्राफ्ट को चांद पर भेजती हैं, जिसके लिए एक बड़े रॉकेट की जरूरत पड़ती है। बड़ा रॉकेट है तो मतलब फ्यूल कंजप्शन भी ज्यादा होगी और इन दोनों के लिए ज्यादा बजट की जरूरत पड़ती है। लेकिन इसरो तो पूरी दुनिया में अपने कम बजट के लिए बहुत फेमस है। चंद्रयान 3 का बजट सिर्फ 615 करोड़ है, जो हॉलीवुड की मूवी अवेंजर एंडलेस से भी कम है। इसीलिए इतने कम बजट में इसरो चंद्रयान को सीधा चांद तक नहीं पहुंचा सकता। बेसिकली स्पेसक्राफ्ट को वेलोसिटी बढ़ानी है। इसके लिए या तो फ्यूल को जलाकर इंजन से पावर जनरेट करवाई जाए, या फिर अर्थ की ग्रेविटी को ही इस्तेमाल करके स्पेसक्राफ्ट की वेलोसिटी बढ़ाई जाए। ये वही तरीका है जिसमें अगर हम रस्सी को अपने सिर से ऊपर घुमाते जाएंगे तो रस्सी का एंड जो सबसे बाहर की तरफ है, उस पॉइंट की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। ठीक उसी तरह जब चंद्रयान धरती के लगातार चक्कर लगाता जाएगा और उसके ऑर्बिट को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएंगे, तो एक वक्त में इसकी वेलोसिटी लास्ट पॉइंट में इतनी ज्यादा हो जाएगी कि ये चांद तक उसी मोशन से पहुंच जाएगा। इस बार चंद्रयान के 5 रेवोल्यूशन पूरे करने पड़े और हर रेवोल्यूशन में ऑर्बिट को बढ़ाने के लिए छोटे छोटे थ्रस्ट दिए गए और लास्ट रेवोल्यूशन में स्लिंग शॉट की तरह ये फिर चांद की तरफ बढ़ता गया। इसे ट्रांसलूनर इंजेक्शन कहा जाता है। अब जब चंद्रयान चांद के नजदीक पहुंच जाता है तो उसे वहां पर भी अब रेवोल्यूशन को रिपीट करना है, लेकिन इस बार रेवोल्यूशन को वेलोसिटी बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि घटाने के लिए यूज किया जाता है। जब इंजन थ्रस्ट को मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में यूज किया जाता है, और ऐसा तब तक किया जाएगा जब तक चंद्रयान एक ऐसे ऑर्बिट को मेंटेन ना कर ले जिस ऑर्बिट की हाइट मैक्सिमम 100 किलोमीटर और मिनिमम हाइट 30 किलोमीटर तक पहुंच ना जाए। लास्ट स्टेज है लैंडिंग फेज। ये सबसे क्रिटिकल स्टेज होती है। इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने इस 15 मिनट की लैंडिंग टाइम को सबसे क्रूशियल टाइम बताया। अब चंद्रयान का लैंडर इस 100 किलोमीटर हाइट पर प्रोपल्शन सिस्टम से अलग हुआ और धीरे धीरे 30 किलोमीटर की हाइट पर अब डिसेंड होता जा रहा है, और फिर चांद के और नजदीक जाकर 100 मीटर की हाइट से लैंडिंग साइट को स्कैन करता रहेगा जब तक इसे सेफ लैंडिंग साइट ना मिल जाए। पिछली बार कुछ गलतियों की वजह से इसी स्टेज पर चंद्रयान 2 फेल हो गया था, क्योंकि वो स्पेसक्राफ्ट अपनी ओरिएंटेशन में नहीं आ पाया जिस ओरिएंटेशन में उसे सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब है कि बिना क्रैश किए वापस सरफेस के ऊपर लैंड करना। लेकिन इस बार इस गलती को सुधारा गया। चंद्रयान 3 अपनी ओरिएंटेशन को वापस 90 डिग्री में लाने के कैपेबल। इसीलिए इसरो इस बार इस मिशन की सक्सेस के लिए बहुत कॉन्फिडेंट है। जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तब तक ऑलरेडी चंद्रयान 3 लैंड कर चुका होगा और इसमें रोवर प्रज्ञान वहां से इंफॉर्मेशन को हम तक पहुंचाएगा। प्रज्ञान को अपना काम 1 लूनर डे में करना है, मतलब लगभग यहाँ के 29 दिन। ये काम दिन को ही किया जा सकता था क्योंकि प्रज्ञान को पावर एक सोलर पैनल से मिलेगी और इसीलिए सनलाइट का होना सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही चंद्रयान 3 को चांद के साउथ पोल पर लैंड करना है, तो वहां रात का टेम्परेचर -250 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस वजह से मूविंग पार्ट्स को ऑपरेट करने में ज्यादा पावर खर्च होती है।
साउथ पोल पर शैडो एरिया है जहां सनलाइट पूरी तरह नहीं पहुंच पाती है क्योंकि यहां बड़े बड़े क्रेटर्स हैं। ये रीजन है कि इसरो ने इस साइट को चूज किया है ताकि इंफॉर्मेशन को ऐसी जगह से कलेक्ट किया जाए जहां पर हर चीज ऑलमोस्ट प्रिजर्व रही हो। वैसे सॉफ्ट लैंडिंग किसी भी स्पेस एजेंसी के लिए एक चैलेंज भरा काम रहता है। अगर हम चांद की बात करें तो यहां पर सिर्फ 3 ही ऐसे देश हैं जिन्होंने यहां पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाई। एक है यूएसए, दूसरा रशिया और तीसरा चाइना। वैसे जापान ने भी कोशिश की थी लेकिन उनका मिशन फेल हो गया। अगर हम नासा की बात करें तो एक आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत नासा इंसान को चांद के जरिए मार्स तक पहुंचाना चाहता है, जहां वो चांद पर टेम्परेरी सेटलमेंट करवाएगा, फिर वहां से ह्यूमन मिशन को मार्स तक पहुंचाएगा। इसरो को चंद्रयान 3 की सक्सेस से एक और अचीवमेंट मिलेगी। ऑलरेडी इसरो ने पूरी दुनिया में अपनी एक अलग ही इमेज बनाई है, जहां इसरो ने बहुत ही कम रिसोर्सेज में, बहुत ही कम बजट में सक्सेसफुल स्पेस मिशन किए हैं। आपको क्या लगता है कि इस तरह के स्पेस मिशन से भारत को क्या फायदा होगा या फिर ये पैसों की बर्बादी? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अपनी ओपिनियन को डेवलप कीजिए ताकि औरों की सोच आपकी ना बन जाए। अगर आपको ये वीडियो और मेरा काम पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।